10 जनवरी 2026 की यह बात है। सहारनपुर से चलकर एक ट्रेन जो कि हरिद्वार की तरफ जा रही थी, उस ट्रेन के अंदर एक लड़का बैठा हुआ था। एक लड़के के ठीक सामने एक और व्यक्ति बैठा हुआ है। उस व्यक्ति को देखते हुए उस लड़के ने कुछ रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि मुझे आपका फ़ोन चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरी बातचीत करनी है। जैसे उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पास अपना कोई फ़ोन नहीं है, या तो तुम अपने से बातचीत कर लो या किसी और से मदद मांग लो, मैं तुम्हें फ़ोन नहीं दूंगा। लेकिन लड़के ने जब बार बार रिक्वेस्ट की, आखिरकार उस व्यक्ति का दिल पसीज जाता है और वह अपना फ़ोन दे देता है। जैसे ही वह लड़का उसका फ़ोन लेता है, फ़ोन लेने के बाद वह नंबर लगाता है और वह नंबर लगाता है उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ का एक थाना सरधना लगता है, और सरधना थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है कपसाड़। कपसाड़ गांव में एक व्यक्ति है जिसका नाम राजेंद्र कुमार है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है। हालांकि है झोला चाप, उसी के पास जाकर वह फ़ोन लग जाता है। फ़ोन लगने के बाद उससे बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद उस लड़के ने कहा कि मैं निकल गया हूँ और मैं हरिद्वार की तरफ जा रहा हूँ। बस इतना बताना था। ना तो वो लड़का जानता था कि जिससे वो बातचीत कर रहा है उसका फ़ोन को सर्विलांस पे लगा दिया गया था, और ना ही वह यह जानता था कि जिस नंबर से उसने अभी डायल किया है यह नंबर भी अब सर्विलांस पे लग जाएगा। पुलिस ने उस डॉक्टर के नंबर को सर्विलांस पे लगाया हुआ था। जो भी बातचीत हुई वो सारी बातचीत रिकॉर्ड हो जाती है, यानी कि पुलिस वाले इन बातचीत को सुन रहे थे। अगला स्टेशन पड़ता है रुड़की, और रुड़की जैसे ही पहुंचता है तो मेरठ की पुलिस अब रुड़की की पुलिस से संपर्क करती है, साथ ही सहारनपुर की पुलिस से संपर्क करती है, और तमाम पुलिस फोर्स वहां पर तैनात हो जाती है। ट्रेन के आने से पहले ही पुलिस वालों ने उस बोगी को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद उस लड़के को जिसने मोबाइल से भी फ़ोन किया है, दरअसल पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद सबसे पहले उससे एक ही सवाल किया जाता है कि लड़की कहाँ है जिसका तुम अपहरण करके अपने साथ लेके आए हो। लड़की भी उसी ट्रेन के अंदर, उसी बोगी के अंदर, उसी के पास बैठी हुई थी। आखिरकार उस लड़की को भी बरामद कर लिया जाता है। उस लड़की की वजह से यह बात पूरे देश भर में फैल जाती है। सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह जहां देखो वहां पर चर्चाएं हो रही थी। दरअसल लड़का ठाकुर होता है और लड़की दलित समाज की होती है। इस लड़की की मां की हत्या हो जाती है और खबर चलने लगती है कि इस लड़की का अपहरण कर लिया गया है। इसके बाद फिर पुलिस की नींद टूट जाती है। लगभग 54 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका था। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो नींद थी एक तरह से उड़ी हुई थी और सांसें फूली हुई थी। स्वागत है आप सभी का, मैं दानिश अंसारी। आज की जो सच्ची घटना आप सुनने जा रहे हैं, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ का एक थाना लगता है सरधना, और सरधना थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है कपसाड़। कपसाड़ की रहने वाली एक महिला जिसका नाम सुनीता देवी होता है, उम्र जिसकी लगभग 45 साल के आसपास होती है। सुनीता देवी अपनी बेटी रूबी के साथ, जिस बेटी की उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है, वो गाँव का ही एक व्यक्ति होता है तरुण जिसका नाम है, उसके खेत में ईख की छिलाई करने के लिए माँ और बेटी आराम से जा रहे थे। रजवाहे के किनारे जो रास्ता है उस रास्ते पर यूं ही आराम से चल रहे थे, क्योंकि उनके रोज का ही काम था किस तरह से खेतों में काम करने का। इसी बीच में अचानक यह तारीख थी 8 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास। जैसे ही ये जा रहे हैं अचानक एक कार आकर रुकती है, और कार रुकने के बाद बहुत तेजी के साथ वह कार रुकी और माँ और बेटी के पास में आकर कार रुक जाती है। जैसे ही कार रुकती है उसके बाद फिर गाड़ी के अंदर से एक पारस सोम नाम का लड़का निकलता है, साथ ही दूसरा सुनील राजदूत होता है। दोनों कार से उतरते हैं। उतरने के बाद उस लड़की को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद अपनी कार की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही सुनीता देवी ने यह बात देखी, सुनीता देवी को गुस्सा आने लगता है। वो माँ जितना वो प्रयास कर सकती थी, जितना विरोध कर सकती थी, उस महिला ने उतना ही विरोध करने की कोशिश की। साथ ही वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। जो आसपास के लोग थे, खेतों में काम कर रहे थे, उनसे भी मदद की गुहार लगा रही थी। बार बार कह रही थी कि मेरी बेटी को ये लेके जा रहे हैं, बस हमें किसी तरह से बचा लो। माँ बार बार आवाज़ लगा रही थी। उसके बाद वह लड़का उस लड़की को लगातार खींचने की कोशिश कर रहे थे। हद तब हो जाती है जब उन लड़कों ने एक हाथ में फरसा लेकर उस महिला पर वार कर देते हैं। ऐसा वार किया जाता है, वो महिला वहीं ज़मीन पर गिर जाती है और उसको बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। उस लड़की को पकड़ते हैं, खींचते हैं और अपनी गाड़ी के अंदर बैठाते हैं और यहाँ से सीधा भागने लगते हैं। लेकिन माँ और बेटी जैसे जैसे आगे जा रही थी तो कुछ फासले से, थोड़ी दूरी के हिसाब से उसका बेटा भी पीछे पीछे आ रहा था। और बेटा जैसे ही आता है, अपनी माँ को उसने गंभीर हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा। काफ़ी मात्रा में तब तक ब्लड बह चुका था। लेकिन इसके बाद फिर वह लड़का भी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाता है, लोगों की
मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के की चीखों की सुनने के बाद आसपास के खेतों में काम करने वाले लोग भी मौके पर आ जाते हैं और उस महिला यानी कि सुनीता देवी को गंभीर हालत में यहाँ से लेके हॉस्पिटल जाते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उस बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ जिसका नाम नरसी कुमार होता है लड़के का, माँ बहन कहाँ है। माँ थी कि वो बोलने की स्थिति में नहीं थी, वह अपनी बहन के बारे में पूछ रहा था, रूबी के बारे में पूछ रहा था। बस इतना ही बता पाई कि रूबी को फला फला लेके चले गए हैं और मुझे उन्हीं ने मार दिया है। इस तरह का बेटे को जब माँ ने बयान दिया, माँ को आखिरकार हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जो कि मोदीपुरम का हॉस्पिटल है। वहाँ जाकर एडमिट कराते हैं और देखते ही देखते जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे महिला की हालत सीरियस होती चली जाती है। इस बीच में कोई व्यक्ति आता है और उसने आकर उस नरसी कुमार से पूछा कि क्या मामला है, क्या बात है, तुम्हारी माँ यहाँ पर क्यों एडमिट है, तुम क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो, क्योंकि घर वालों का यहाँ पर अब लगातार जमघट लगता चला जाता है। उसके बाद उसने रोते हुए कहानी बयां की। उसने कहा कि मेरी माँ को मारा है, मेरी बहन का अपहरण कर लिया है, हम दलित परिवार से हैं, दलित समाज से हैं और गांव के वो दबंग ठाकुर लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ कुछ ऐसा काम किया है। बस इतना था। यह वीडियो बहुत तेजी के साथ इधर उधर जाने लगता है और देखते ही देखते उनके रिश्तेदार, परिवार और बहुत सारी संख्या में लोग पहुंचने लगते हैं। जैसे ही शाम के लगभग 4:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, ये 8 जनवरी 2026 की तारीख थी। उस महिला यानी कि सुनीता देवी ने दम तोड़ दिया। जैसे ही सुनीता देवी ने दम तोड़ा, जो भी उनके परिवार, रिश्तेदार या उनके जान पहचान के लोग आए हुए थे, वह बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उनका गुस्सा बढ़ जाता है और गुस्सा कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि वहाँ पर जो एम्बुलेंस खड़ी हुई थी हॉस्पिटल के बाहर, उसमें तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। तभी पुलिस को फ़ोन किया जाता है ताकि बात और ज़्यादा ना बढ़ जाए। इसलिए एसपी देहात अभिजीत सिंह अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और हंगामा करने वाले लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अब जो पूरा मामला था, जो पूरा माजरा था, वो समझ चुके थे। कपसाड़ गांव की लड़की है, उस गांव की लड़की का गांव के ही लड़कों ने अपहरण कर लिया है और वहां पर धारदार हथियार से वार कर दिया था, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है और उसके बाद फिर उसकी मौत हो जाती है। घर वालों में इतना ज़्यादा गुस्सा था, परिवार के लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा था कि उन्होंने सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करो और जो बेटी है उसको जितनी जल्दी हो सके उसको बरामद करो। लेकिन पुलिस ने कहा कि थोड़ा सा वक्त और दीजिए। इसके बाद भी वक्त बढ़ जाता है, यानी कि 24 से 36 घंटे हो जाते हैं और 36 से 72 घंटे हो जाते हैं। इसके बाद फिर हंगामा करने वाले वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। पुलिस वाले उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यह बात तय हो जाती है कि 85 घंटे के अंदर अंदर अगर लड़की बरामद नहीं हुई और हत्यारे नहीं पकड़े गए तो फिर देखना विरोध कुछ ज़्यादा ही होगा। लेकिन तब तक यह जो वीडियो थी, तब तक ये जो हंगामे की सूचना थी, वो चारों तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से तैरनी शुरू हो जाती है कि एक दलित समाज की लड़की का अपहरण कर लिया गया, उसकी मां की हत्या कर दी गई है। पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगता है और जैसे ही पुलिस पर प्रेशर बढ़ता है, पुलिस इन आरोपियों के घर पहुंचती है और घर जब जाती है तो वहां पर ताले लगे हुए थे। लेकिन उस लड़के यानी कि पारस सोमके जो होता है, उसकी दादी, उसके दादा मौके पर होते हैं। पुलिस उनको अब अपने साथ थाने लेके आ जाती है। परिवार के लोगों को जगह जगह तलाश करने की कोशिश कर रही थी। यह बात जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार कहीं से भी किसी भी तरकीब से वो लड़की बरामद हो जाए, वापस आ जाए, लड़का वापस आ जाए तो कम से कम हंगामा ना हो। इसी बीच में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी ट्वीट किया और इस मामले की निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की और साथ ही नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने एक ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद पूरी कहानी बताते हुए यह कहा कि इस लड़की का अपहरण कर लिया गया है और उसकी मां के साथ इस तरह के हादसे को अंजाम दे दिया गया है। जो भी है, इन्होंने इस तरह से जो इनको कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, फिर उसके बाद फिर मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता चला जाता है। 9 जनवरी आते आते यह मामला पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि आसपास के प्रदेशों तक भी पहुंच जाता है। आसपास के प्रदेशों तक यह सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार मामला हाईलाइट होता चला जाता है और एसएसपी विपिन ताड़ा ने आखिरकार कानून व्यवस्था को संभालने के लिए भारी पुलिस बल गाँव में तैनात कर दिया गया। साथ ही बहुत बड़ी संख्या में फोर्स लगा दी गई और यह भी आदेश कर दिया गया कि कोई बाहर का व्यक्ति गांव के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन क्षेत्रीय विधायक अतुल प्रधान भी भारी मात्रा में टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं
उनको पुलिस ने रोकने की तमाम कोशिशें की। 2-2.5 घंटे तक वो धरने प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। आखिरकार 1 घंटे बात करने की अनुमति मिल जाती है। बात करते हैं, परिवार को तसल्ली देते हैं, कहते हैं कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। तभी परिवार ने यह फैसला कर लिया था कि हम जब तक हमारी बेटी वापस लौट कर नहीं आएगी तब तक हम उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और 30 घंटे के आसपास का समय बीत जाता है। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी, आईजी, डीआईजी, एडीजी, तमाम अधिकारी आकर यहाँ पर परिवार को तसल्ली दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों या फिर डीजीपी हो, तमाम बड़े बड़े उच्च लेवल के ऑफिसर्स भी इस मामले की पल पर रिपोर्ट ले रहे थे कि कहीं मामला और ज़्यादा ना बड़ा हो जाए, और परिवार को समझाने की तमाम कोशिशें कर रहे थे। परिवार ने कुछ मांगे रखी। मांगों को मानते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारी पूरी मांग करेंगे। साथ ही परिवार को 10 लाख का चेक भी दे दिया जाता है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से 3 लाख रुपए का घोषणा कर दी जाती है। क्षेत्रीय विधायक अतुल प्रधान की तरफ से 2 लाख रुपए भी दे दिए जाते हैं। इसके बाद फिर परिवार को लगने लगता है कि प्रशासन काम कर रहा है, पुलिस काम कर रही है, और उसके बाद फिर सुनीता देवी के शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और देखते ही देखते फिर यह मामला अगले दिन और भी ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। तारीख 10 जनवरी 2026 आ जाती है, और जैसे ही ये तारीख आती है इसके बाद फिर चंद्रशेखर आज़ाद, जो नगीना के सांसद होते हैं, उन्होंने भी कमर कस ली थी कि इस परिवार को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे और परिवार से बातचीत करेंगे। उन्हें कहीं ना कहीं डर इस बात का था कि अगर लड़की बरामद हो गई तो ऐसा ना हो कि उसको तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, उसके साथ कुछ उसके बयानों में बदलाव किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा खेल इसमें रच दिया जाए और जो भी इस परिवार की, जो पीड़ित परिवार है, कहीं पीड़ित परिवार के साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो मिलना चाह रहे थे। और जैसे ही ये बात पता चलती है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की भी सांसें फूल जाती हैं। दिल्ली से लेकर और भोजपुरा जो थाना जो गाजियाबाद में लगता है, वहाँ तक जो हंगामा खड़ा हो जाता है। लेकिन सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी हिम्मत नहीं हारी। खेतों के रास्ते से लेकर इधर उधर पुल के नीचे से होते हुए जहां पैदल चल सकते थे पैदल चले, जहां बाइक पर बैठ सकते थे बाइक पर बैठकर, जहां दौड़ सकते थे वहां दौड़ते हैं। लेकिन पुलिस ने भी हिम्मत नहीं हारी, उन्हें परिवार से मिलने ही नहीं दिया। इसके अलावा एक और सांसद थे, राम जी लाल, जिनको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भेजा था यह देखने के लिए कि आखिरकार क्या मामला है क्या नहीं है, तो उनको भी पुलिस रोक देती है। और एक बार फिर से अतुल प्रधान अपनी पत्नी, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष होती हैं, उनके साथ जाकर वो मिलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं, आरोप भी लगने लगता है कि जो बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले नेता हैं उनको तो आसानी से पीड़ित परिवार से मिलने दिया जा रहा है, लेकिन जो और अन्य दलों के नेता हैं उनको किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है और पूरे गांव को छावनी बना दिया जाता है। 2.5 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड कर दिया जाता है ताकि कोई गांव के अंदर प्रवेश ना कर सके। अब लगातार पुलिस और प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा था, ना तो लड़की बरामद हो रही थी और ना ही लड़का कहीं मिल रहा था। ऐसे करते करते वक्त आगे बढ़ रहा था और जो लड़का होता है वो उस लड़की को लेकर अपने साथ गया है। सबसे पहले वह मुजफ्फरनगर के खतौली पहुंच जाता है और खतौली से 8 जनवरी को ही वह दिल्ली पहुंचता है और एक होटल में रुकता है और वहां से निकलने के बाद सीधा गुरुग्राम पहुंच जाता है। गुरुग्राम में भी वो एक रात अपने किसी दोस्त के यहाँ रुकता है। गुरुग्राम से वो सहारनपुर की तरफ जाता है। सहारनपुर में एक गाँव है टपरी गांव में, शायद बताया जाता है कि वो अपनी बहन के पास रुका था, लेकिन उसे लग रहा था कि लगातार अब स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। शायद वो भी किसी ना किसी माध्यम से, सोशल मीडिया पर और अन्य माध्यमों से, जहां से खबर लगातार लोगों तक पहुंच रही थी, वहां तक वो भी जानने की कोशिश कर रहा था। उसे लगने लगता है कि मामला लगातार बढ़ता चला जाता है, इसलिए सहारनपुर से चलकर वो हरिद्वार के लिए ट्रेन जाती है। 10 जनवरी 2026 की यह बात है। उसने लगभग शाम के आसपास फ़ोन किया था। इस बीच में जैसे ही गांव के एक व्यक्ति के पास फ़ोन पहुंचता है, उसका नंबर पहले से ही सर्विलांस पे लगा हुआ था। पुलिस सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होने के बाद शाम के लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। रुड़की के रेलवे स्टेशन पर जैसे ही वह ट्रेन आकर रुकती है तो पहले से ही पूरा स्टेशन छावनी के रूप में तब्दील हो जाता है। आखिरकार उस ट्रेन में जिस बोगी में वो लड़का बैठा हुआ था, जिस नंबर से उसने फ़ोन किया था, उस नंबर को भी तत्काल ही सर्विलांस पे लगा दिया जाता है ताकि उसकी भी लोकेशन आती रहे, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, ताकि उस व्यक्ति से भी पूछा जा सके कि आखिरकार यह फ़ोन क्यों किया, कैसे किया, तमाम जो सवाल थे पुलिस के। लेकिन पुलिस की किस्मत बहुत ही अच्छी थी। जैसे जैसे पुलिस पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा था, उस हिसाब से एकदम से पुलिस को एक चमत्कार जैसा हो जाता है। अगर वो लड़का फ़ोन नहीं करता तो शायद वो लड़की बरामद नहीं होती, ना ही वो लड़का आसानी से हाथ लगता।
आखिरकार वो लड़का यानी कि पारस सोमवीर पकड़ा जाता है और जिस लड़की रूबी का उसने अपहरण किया था उसको भी पकड़ लिया जाता है, यानी कि बरामद कर लिया जाता है। इसके बाद उनको लेके आते हैं, लड़की को आशा ज्योति कैंप में रखा जाता है और उस लड़के से यानी कि पारस से लगभग 6 घंटे के आसपास पूछताछ की जाती है। उसके बाद फिर मीडिया में बयान चलने लगते हैं कि 11 जनवरी 2026 को कोर्ट में बयान होंगे और उस लड़के को कोर्ट में हाजिर किया जाएगा, पेश किया जाएगा। लड़की के जब बयान होते हैं तो वो इतने गोपनीय तरीके से कर लिए जाते हैं कि मीडिया को भी इस बात की भनक तक नहीं लग पाती। बंद लिफाफे में जो बयान दिए जाते हैं उसके बाद वो सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने ही खुलेंगे। उसने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, बस लोग कयास ही लगा रहे थे कि लड़की ने लड़के के पक्ष में बयान दिए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ और अलग तरह के बयान दिए हैं, लेकिन जो बयान दिए हैं, जो कागज़ में लिखा है, वो मजिस्ट्रेट ही पढ़ सकते हैं और मजिस्ट्रेट के बाद जब बात आगे जाएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। लेकिन उधर जो लड़के को कोर्ट में पेश किया जाता है तो उससे पहले ही मीडिया में एक खबर चलने लगती है कि इंटर कॉलेज में ये लड़का और लड़की दोनों साथ पढ़ते थे, लगभग 3 साल से एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में थे। परिवार में शायद लड़की की माँ को इस बात से एतराज़ था, तो वो नहीं चाहती थी कि इस लड़की से लड़का शादी करे हो या उसके आसपास जाए या उसके करीब जाए, लेकिन लड़का जिद पर अड़ जाता है। ऐसा भी जानकारी मिलने लगती है कि कई साल पहले उस लड़के ने अपने पिता पर ही चाकू से हमला कर दिया था। जिद्दी स्वभाव का था, उसने जो पाने की चाहत रख लिया करता था, फिर चाहे कोई कितना ही मना करे क्यों ना करे, लेकिन वो अपनी जिद के आगे किसी को आने नहीं देता था। यही कारण था कि उसने उसकी माँ पर हमला किया और हमला करने के बाद उस लड़की को अपने साथ लेकर चला जाता है। आखिरकार जब कोर्ट में जज के सामने उसे पेश किया जाता है तो उसने नाम उससे पूछा जाता है, उसका पता पूछा जाता है, उसके बारे में पूछा जाता है। तभी वह रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि साहब मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने किसी की हत्या नहीं की है, हमारा रिश्ता सच्चा है, हमारा प्यार सच्चा है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लड़की अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है, भले चाहे वो लड़का कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, लेकिन लड़की बयान देगी, उन्हीं पर ही पूरा दारोमदार टिका रहेगा। अब लड़की क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है वो एक बंद लिफाफे में पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था, इनके लड़के के गिरफ्तार होने के बाद यह मामला उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाएगा और उसके बाद भले ही चाहे या लड़की जितनी भी अपने बारे में सफाई देने की कोशिश करे, लेकिन अपहरण का जो मुकदमा है इस पर चलेगा और साथ ही जो इसने हत्या का मुकदमा है इस पर चलेगा। जो भी इसके साथ थे, चाहे वो सुनील राजपूत हो या अन्य और 2 बताए जाते हैं वह भी हो, उनकी भी जिंदगी अब इतनी आसान नहीं है जितनी आसान लग रही है। भले चाहे लड़की इसके पक्ष में क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद मीडिया में आकर बयान दिया, उसने कहा कि मैं बार बार इस परिवार से इसलिए मिलना चाहता था, मैं उस बेटी से इसलिए मिलना चाहता था ताकि कोई उसको डरा धमकाकर उससे अपने जैसे बयान न दिला सके, ताकि वह अपनी मजबूती से जो परिवार के लोगों के साथ हुआ है वह ईमानदारी के साथ बयान दे। क्या यह बात सही है क्या नहीं है, यह तो खैर पुलिस की जाँच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन लगभग 55 से 60 घंटे के आसपास तक उत्तर प्रदेश की पुलिस की नींद पूरी तरह से टूट चुकी थी। उनकी पलकें मरने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं उस लड़की को तलाशने के लिए। लेकिन खुशकिस्मत इतने थे कि आखिरकार लड़के ने फ़ोन कर दिया और लड़का पकड़ा जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको सावधान करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें। जय हिंद दोस्तों।